Hello everyone. Vedali Academy की निष्ठा मैराथन सीरीज पर यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ एंड सेट लॉ फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यूनिट 9 को कंटिन्यू करने वाले हैं। यूनिट 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ के ऑलरेडी हमने 5 टॉपिक थरली कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखी हो तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आज हम यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर टू गेट ऑल दी स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस फॉर अदर इंक्वायरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 लॉ ऑफ ट्रेडमार्क। अब उसमें हम क्या क्या रीड करेंगे? रजिस्ट्रेशन, काइंड्स, इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ एंड रेमेडीज। वन बाय वन हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। ट्रेडमार्क किसी पर्सन, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स और सर्विसेज को दूसरों के गुड्स और सर्विसेज से अलग एक पहचान देने के लिए एक मार्क होता है। ठीक है। मार्क कैपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस इट डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विस। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? एक मार्क जो कि पेपर पे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली दर्शाया जा सके, मतलब कि हम उसे क्लियरली साफ साफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विस। मतलब ट्रेडमार्क का मेन पर्पस ही यही है कि वो गुड्स या सर्विसेज को अलग एक पहचान दे सके, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस किस सोर्स के थ्रू आ रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मे इंक्लूड शेप, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। मतलब पहले क्या हुआ करता था, जो ट्रेडमार्क था उसके अंदर सिर्फ वर्ड्स और लोगोज आते थे। लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 ने ट्रेडमार्क के स्कोप को इंक्रीज किया। उसके अंदर अब जैसे किसी प्रोडक्ट का कोई यूनिक शेप है तो वो, या फिर कोई यूनिक पैकेजिंग है या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, ये सब भी अब ट्रेडमार्क हो सकता है अगर वो किसी भी पर्टिकुलर सोर्स को इंडिकेट करते हो तो। नेक्स्ट जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है उसमें मार्क वर्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में दी हुई है। अब ये जो डेफिनेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें इंक्लूड हो सके। अब क्या क्या काउंट होगा मार्क के अंदर? डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, न्यूमरल्स, शेप, पैकेजिंग और कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है। एग्जाम्पल से देखें तो एप्पल का लोगो, नाइकी का शूज और आईएसआई मार्क। अब ये जो आईएसआई मार्क है वो सर्टिफिकेशन मार्क है। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब डिस्कस करेंगे हम फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क। पहला दिया हुआ ये आइडेंटिफाई करता है सोर्स और ओरिजिन ऑफ द गुड्स। ये फंडामेंटल काम है ट्रेडमार्क का। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैगी देखते ही समझ जाते हो कि ये नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ये गुड्स का ओरिजिन बताता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है अश्योर क्वालिटी एंड बिल्ड्स गुडविल। मतलब जब कोई कंज्यूमर बार बार किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रेडमार्क को खरीदता है और वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का निकलता है, तो उस ट्रेडमार्क के साथ उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और उसकी एक गुडविल होती है। अब ट्रेडमार्क जो है वो उसी गुडविल को रिप्रेजेंट करता है। फिर है प्रिवेंट्स कंफ्यूजन एंड डिसेप्शन। मतलब जो ट्रेडमार्क के लॉ है वो जो दूसरी कंपनीज होती हैं उन्हें एक दूसरे से मिलते जुलते या डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क्स या मार्क्स बनाने से रोकता है, जिससे कि कंज्यूमर जो है किसी भी तरीके की डिसेप्शन या फ्रॉड से बच सके और जो वो खरीदना चाहता है वही वो खरीदे। ठीक है। हेल्प्स इन मार्केटिंग एंड ब्रांड रिकॉल। अब हम रीड करते हैं ट्रेडमार्क लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया का जो ट्रेडमार्क लॉ का डेवलपमेंट है वो काफी ग्रेजुअली हुआ और मेनली वो बेस्ड है ब्रिटिश लॉ के ऊपर। अब सबसे पहले है कॉमन लॉ प्रोटेक्शन। इंडिया में ट्रेडमार्क को पहले कॉमन लॉ के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती थी। अगर कोई भी पर्सन किसी और के गुड्स का या किसी और के मार्क्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पासिंग ऑफ के लीगल एक्शन के अंदर उसे प्रोटेक्शन मिलती थी। ठीक है।
पासिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? जब आप अपने गुड्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स का गुड्स लगे और जिससे कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन हो। उसके बाद है ट्रेडमार्क एक्ट 1940। ये इंडिया का सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडमार्क लॉ बना जिसने रजिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया था। ठीक है। फिर आया ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये करंट एक्ट है। ये डब्ल्यूटीओ के जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऑब्लिगेशंस थे उन्हें फुलफिल करने के लिए बनाया गया था और इसके अंदर सर्विस को भी इंक्लूड किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं की डेफिनेशंस। सबसे पहला है एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स जो डिस्कस किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। डेफिनेशन क्या है? ट्रेडमार्क्स दैट आर रजिस्टर्ड टुगेदर और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एसोसिएटेड अंडर द एक्ट। मतलब कि ऐसे ट्रेडमार्क्स जिन्हें एक साथ एक ही प्रोप्राइटर, एक ही मालिक के नाम पे रजिस्टर किया जाता है और वो सेम गुड्स या सेम सर्विसेज के लिए यूज हो रहे हैं और काफी ज्यादा क्लोजली रिसेंबल हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम है शक्ति ऑयल जो अपने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के लिए लोगो ए का यूज करती है जिसमें सूरज बना हुआ है, और उसका एक और प्रोडक्ट है रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल जिसके लिए वो लोगो बी का यूज करते हैं जिसमें भी सूरज बना हुआ है बट साथ में कुछ और भी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा? ये चेक करेगा कि क्या दोनों जो लोगो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, वो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। दूसरा कि दोनों सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, 29 क्लास 29 ईडेबल ऑयल्स। साथ में दोनों जो हैं एक ही प्रोपराइटर के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार इन दोनों मार्क्स को एज अ एसोसिएटेड ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। क्या दिया हुआ है? अ मार्क दैट डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विस सर्टिफाइड बाय अ प्रोप्राइटर रिगार्डिंग ओरिजिन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, क्वालिटी और एक्यूरेसी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क है वो एक ऐसा मार्क है जो किसी भी गुड्स या सर्विस के ओरिजिन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, क्वालिटी, एक्यूरेसी इन सबको सर्टिफाई करता है। अब सर्टिफाई कौन करेगा? कोई भी सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी होगी वो इसे सर्टिफाई करती है और वो खुद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं बनाते हैं। उनका काम क्या है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के सोर्स को बताना, उसकी क्वालिटी को और साथ ही साथ उसके स्टैंडर्ड्स को चेक करना। अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क लगा हुआ होता है तो कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मैच किया हुआ है। अब इनको रजिस्टर किया जाता है चैप्टर 9 के अंदर इन द नेम ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आईएसआई मार्क फॉर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब कि अगर किसी भी इंडस्ट्रियल गुड के ऊपर आईएसआई का मार्क लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो भी सेट किए गए सेफ्टी और दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मैच किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कलेक्टिव मार्क सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में दी हुई है। A mark used by members of an association of person, not a partnership under the Indian Partnership Act 1932। ये जो मार्क है ये वो मार्क है जिसका यूज एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर्स करते हैं जो उनके प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को दूसरों से अलग करता है। कोई भी नॉन मेंबर इस मार्क का यूज नहीं कर सकता। ठीक है। एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो पार्टनरशिप है उसे एक्सक्लूड किया हुआ है। अब ये जो मार्क है वो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विस ऑफ एसोसिएशन मेंबर्स फ्रॉम अदर। फॉर एग्जांपल सीए मार्क यूज्ड बाय मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसेप्टिवली सिमिलर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में दी हुई है। ऐसे मार्क जो कि क्लोजली इतने ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कंज्यूमर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता ना कर पाए और कंफ्यूजन में गलत सामान परचेज कर ले। ठीक है। जैसे कि पूमा और पोमा जो कि विजुअली और फोनेटिकली सिमिलर है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो एक रजिस्ट्रार चेक करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि दो मार्क कितने ज्यादा डिसेप्टिवली सिमिलर हैं। कौन से फैक्टर्स हैं वो? सबसे पहला है विजुअल सिमिलैरिटी। मतलब दो मार्क्स के बीच में क्या फॉन्ट यूज हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है या फिर डिजाइन क्या यूज हुआ है। फिर सेकंड है फोनेटिक सिमिलैरिटीज।
मतलब कि जब उनके नाम को प्रोनाउंस किया जा रहा है तो कितना ज़्यादा सिमिलर साउंड कर रहा है वो। और थर्ड है कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटी, कि दो मार्क्स के बीच में कॉन्सेप्चुअली कितनी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है। फिर है फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, जिसका मतलब क्या दिया हुआ है, कोई भी अनट्रू या मिसलीडिंग स्टेटमेंट अबाउट गुड्स और सर्विस। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी मतलब पैकेट पे लिखा हुआ है कि अंदर क्वांटिटी 1 kg है बट इन रियलिटी 900 ग्राम्स है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी मतलब हम पैकेट पे क्या देखते हैं कि रियल फ्रूट्स का जूस है ये, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन, गुड्स बना हुआ चाइना में है बट उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। फिर मिसलीडिंग क्लेम्स करना, जैसे कि 100% प्योर है या मेड इन जापान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये इंक्लूड करेगा फॉल्स यूज ऑफ अनदर पर्सन्स नेम और इनिशियल टू मिस रिप्रेजेंट गुड और सर्विसेज। नेक्स्ट है गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, एनीथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू ट्रेड और मैन्युफैक्चर। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर गुड्स की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी चीज जिसे हम खरीद या बेच सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो गुड्स है। इसके अंदर सारे टेंजिबल मूवेबल जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें सोल्ड या प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियली, वो सब इंक्लूड होंगे। ठीक है। सर्विस की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड में, any service made available to potential user including banking, insurance, education, transport, communication, entertainment, etc. अब इस डेफिनेशन के अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड ए। ट्रेड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी गुड्स या सर्विस का डिस्क्रिप्शन या इंडिकेशन जो उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करता है, और ये एक फैक्ट की तरह होता है जिसे गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। ट्रेड डिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन या इंडिकेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है रिलेटिंग टू क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, स्टैंडर्ड, फिटनेस, प्लेस ऑफ ओरिजिन, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिटी और मटेरियल। इफ अगर उसे मिसलीडिंग तरीके से या गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो वो सेक्शन 2 आई के अंदर फॉल करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक, होममेड या हैंडमेड या फिर 100% कॉटन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेडमार्क, सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड बी। ये डेफिनेशन हमने ऑलरेडी समझी कि अ मार्क कैपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्टिंग्विश वंस गुड और सर्विस फ्रॉम अनदर। अब इसमें इंक्लूड क्या होगा, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डेफिनेशन में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, दोनों तरीके के मार्क इंक्लूड होते हैं, रजिस्टर्ड और प्रपोज्ड टू बी यूज्ड मार्क्स। ये इंक्लूड करता है अपने आप में सर्टिफिकेशन और कलेक्टिव मार्क्स को भी। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेल नोन ट्रेडमार्क की, जो दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड जी के अंदर। अ मार्क रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ अ पीपल for certain goods or services. Use of this mark for unrelated goods may imply fall connection. ये जो ट्रेडमार्क है वो एक स्पेशल कैटेगरी का मार्क है जिसे ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। इस डेफिनेशन में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो रिकॉग्नाइज और दूसरा सब्सटेंशियल सेगमेंट। रिकॉग्नाइज मतलब वो जो मार्क है उसका एक फेम, उसकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए लोगों के बीच में। और सब्सटेंशियल सेगमेंट का क्या मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में हो, बट एक जो ब्रॉडर पीपल हैं, लोग हैं, उनके बीच में वो जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है वो फेमस होना चाहिए। उसके बाद हमने पॉइंट क्या देखा, यूज ऑफ दिस मार्क फॉर अनरिलेटेड गुड्स मे इम्प्लाई फॉल्स कनेक्शन। मतलब सबसे पहला पॉइंट है ट्रांस क्लास प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वेल नोन ट्रेडमार्क को जिस क्लास में उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया हुआ है, उस क्लास के अलावा जो भी क्लासेस होती हैं उनमें भी प्रोटेक्शन मिलती है। फिर है दूसरा डाइल्यूशन एंड अनफेयर एडवांटेज। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन किसी वेल नोन ट्रेडमार्क को किसी और अनरिलेटेड प्रोडक्ट के लिए भी यूज करता है, जैसे टाटा नाम से या टाटा के ट्रेडमार्क से वो जूते बना रहा है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि वो पर्सन उस कंपनी की रेपुटेशन, उस कंपनी के नाम का, ट्रेडमार्क का गलत फायदा उठा रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के ट्रेडमार्क को डाइल्यूट कर रहा है, कमजोर कर रहा है। एक केस को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है रोलेक्स SA वर्सेस एलेक्स ज्वेलरी
प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस में क्या था कि रोलेक्स की जो कंपनी है उसने एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी के ऊपर केस फाइल किया था, क्योंकि वो कंपनी अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के ऊपर रोलेक्स इस वर्ड को यूज कर रही थी। ठीक है, तो कोर्ट ने इस केस में क्या जजमेंट दिया कि जो रोलेक्स ब्रांड है जो वॉच बनाती है वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क के अंदर आती है। जो भी लोगों को, उसके कस्टमर्स को रोलेक्स की वॉचेस के प्राइस रेंज का अंदाजा होगा, उन्हें क्या लगेगा कि रोलेक्स ने अपनी ब्रांड इमेज को यूज करते हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जो हाई एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है, उसके मार्केट में कदम रखा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है या फिर जो ट्रेडमार्क है उसके डाइल्यूट होने का खतरा है, और इन्फ्रिंजमेंट का ऑर्डर दे दिया था कोर्ट ने। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ट्रेडमार्क के डिस्टिंक्टिवनेस या फिर उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया हुआ है, और 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है ये। याद क्या रखना है, जितना ज़्यादा ट्रेडमार्क जो है, मतलब जितना ज़्यादा कोई मार्क डिस्टिंक्ट होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें सबसे पहला है जेनेरिक मार्क्स। जेनेरिक मार्क मतलब कॉमन नेम ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये ऐसे मार्क्स होते हैं जो इंटायर क्लास के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम सोर्सेज और ओरिजिन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर बेचने के लिए कंप्यूटर मार्क को अगर ट्रेडमार्क मिल जाए तो कोई और पर्सन कंप्यूटर नहीं बेच पाएगा। वैसे ही ये जो मार्क्स हैं वो नॉन रजिस्ट्रेबल होते हैं, मतलब इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। सेक्शन 9 में इस पे रजिस्ट्रेशन मिलने पे रिफ्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि इन नाम के अंदर कोई भी डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि नमक बेचने के लिए सॉल्ट नाम, या फिर ब्रेड बेचने के लिए ब्रेड का नाम ट्रेडमार्क करवाना, या फिर कंप्यूटर बेचने के लिए कंप्यूटर नाम का ट्रेडमार्क करवाना, तो ये सभी जेनेरिक नाम के या जेनेरिक मार्क्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, जो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्वालिटी, क्या पर्पस या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक प्रोडक्ट के बारे में सीधी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वैसे रजिस्ट्रेबल नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग और कंटिन्यूअस यूज के बाद जब लोग उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को किसी कंपनी के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, तो इन्हें एक सेकेंडरी मीनिंग मिल जाता है और ये रजिस्ट्रेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेयर एंड लवली या फिर क्विक प्रिंट। नेक्स्ट है सजेस्टिव मार्क्स। अब ये जो मार्क्स होते हैं वो इनडायरेक्टली नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पर्पस शो करते हैं। थोड़े क्रिएटिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनके नाम को और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ के समझने के लिए प्रोडक्ट के साथ इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, और ये रजिस्ट्रेबल और स्ट्रॉन्ग नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स या फिर ब्लू डार्ट। नेक्स्ट है आर्बिटरी मार्क्स। ये मार्क्स जो हैं वो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो कॉमन वर्ड्स होते हैं, लेकिन इन्हें जिन प्रोडक्ट या जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो हाईली डिस्टिंक्टिव नेचर के हो जाते हैं और इन्हें ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे कि कंप्यूटर्स के लिए एप्पल वर्ड, सिगरेट्स के लिए कैमल वर्ड। ठीक है, फिर है फेंसीफुल मार्क्स। फेंसिबल मार्क्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका कोई प्रायर मीनिंग नहीं था, उन्हें बनाया गया है, कॉइन किया गया है, और ये सबसे पहली बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में ही दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, हाईली डिस्टिंक्टिव नेचर के होंगे और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है इन्हें ट्रेडमार्क के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोडक, जेरोक्स, पेप्सी। फिर रीड करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ यूज। पहला है प्रोडक्ट मार्क। ये यूज होते हैं गुड्स के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे कि उनके ओरिजिन या उनके सोर्स का पता लगाया जा सके। जैसे कि टाटा, बजाज, नाइकी, मतलब कि अगर वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो पैकेजिंग पे अपने नाम को प्रिंट करेंगे, तो हमें पता लग सकता है कि जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर है सर्विस मार्क्स। ये जो मार्क है वो सर्विसेज के लिए यूज होता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओयो, ओला, एयरटेल। नेक्स्ट है, अच्छा, कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क और वेल नोन ट्रेडमार्क को हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन के पार्ट में। इसमें नया एक मार्क है जो है सीरीज मार्क, उसे डिस्कस करते हैं। सीरीज मार्क मतलब सेम ट्रेडमार्क है या सेम मार्क है लेकिन कुछ माइनर वेरिएशंस के साथ। मतलब जब एक ही प्रोप्राइटर एक से
ज़्यादा ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करवाता है जो कि क्लोजली रिसेंबल हैं। अब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेचर का नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसे सीरीज मार्क कहते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स में मैक कैफे, मैक चिकन, मैक पिज्ज़ा। अब हम रीड करते हैं नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स के बारे में। ये ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं जो ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क से थोड़े अलग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है साउंड मार्क्स। साउंड मार्क मतलब जब कोई स्पेसिफिक साउंड या फिर कोई ट्यून एक कंपनी की पहचान बन जाता है, तो उसे कहते हैं साउंड मार्क। ठीक है? इन्हें रजिस्टर करवाने के लिए यूजुअली जो म्यूजिकल नोटेशंस होते हैं या फिर म्यूजिक स्कोर होता है, उसे सबमिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नोकिया ट्यून या फिर ब्रिटानिया जिंगल। इंडिया के अंदर साउंड मार्क्स का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क रूल्स 2017 से स्टार्ट हुआ था, और याहू कंपनी का जो याहू यूडल था वो वन ऑफ द फर्स्ट साउंड मार्क था जो इंडिया के अंदर रजिस्टर हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट है कलर मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई स्पेसिफिक कलर या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कलर किसी प्रोडक्ट के लिए या उसकी पैकेजिंग के लिए इतना डिस्टिंक्टिव हो जाए कि वो उसके सोर्स की तरह पहचाना जाने लगे, तो उसे कहते हैं कलर मार्क। ठीक है? एक सिंगल कलर को रजिस्टर करवाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उस स्पेसिफिक कलर को कोई सेकेंडरी मीनिंग मिल जाता है तो उसे रजिस्टर कराया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैडबरी पर्पल। फिर है शेप मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रोडक्ट का शेप या फिर किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी ज़्यादा यूनिक हो जाती है कि वो उस ब्रांड की पहचान बन जाती है, तो उसे कहते हैं शेप मार्क्स। इसे 3D ट्रेडमार्क भी कहा जाता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोको कोला की बॉटल या फिर किटकैट बार। नेक्स्ट है स्मेल मार्क, यूनिक सेंट कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसे इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक स्मेल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है मोशन मार्क्स। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एनिमेटेड लोगोज या फिर मूविंग ग्राफिक्स। अब इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशंस को सबमिट किया जाता है। ठीक है? फिर है होलोग्राम मार्क्स, मतलब ऐसे 3D होलोग्राफिक डिजाइन्स जिनका यूज ब्रांड की ओरिजिन या फिर ब्रांड के पहचान के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है? फिर है डोमेन नेम मार्क्स। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नाम। अब इसे ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्शन वर्ड मार्क की तरह मिलती है। ठीक है? अगर वो यूनिक नेचर का होता है तो इसे प्रोटेक्शन मिलती है ट्रेडमार्क एक्ट और आईटी एक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल याहू केस। अब इस याहू केस का पूरा नाम क्या है? याहू इनकॉर्पोरेशन वर्सेस आकाश अरोरा 1999 का ये केस है। इस केस में याहू इनकॉर्पोरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आकाश अरोरा पे एक केस फाइल किया था, क्योंकि आकाश अरोरा जो था वो याहू इंडिया .com एंड याहू .co.in ऐसी वेबसाइट्स का यूज कर रहा था जो याहू की वेबसाइट से काफी ज्यादा सिमिलर थी, डिसेप्टिवली सिमिलर थे। ठीक है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने याहू इनकॉर्पोरेशन के फेवर में ये डिसीजन दिया था, और कोर्ट ने ये कहा कि जो डोमेन नेम है वो भी ट्रेडमार्क की तरह काम करता है, और उसमें भी पासिंग ऑफ का प्रोटेक्शन देना जरूरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द रजिस्टर एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से लेके 17 तक, मतलब इस चैप्टर में हम ट्रेडमार्क के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने वाले हैं। सबसे पहले है रजिस्ट्रार एंड ऑफिसर्स, सेक्शन 3 एंड 4। जो पूरे ट्रेडमार्क का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसका हेड होता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसे अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि दूसरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की जरूरत है, तो वो उन्हें भी अपॉइंट कर सकती है। अब जो रजिस्ट्रार है उसका काम एप्लीकेशन को फाइल करने से लेके डिस्प्यूट में जो फाइनल डिसीजन होगा वहां तक, मतलब कोई भी फाइनल डिसीजन जो होता है वो इसी अथॉरिटी के नाम के अंडर लिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, सेक्शन नंबर 5। रजिस्ट्री कंटिन्यूज अंडर ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958।
जब नया एक्ट आया था ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो उसने ये जो पुराना एक्ट था उसे रिपील कर दिया था। लेकिन जो इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्री थी उसे कंटिन्यू रखा गया, जिससे कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं या फिर जिन एप्लीकेशंस को इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कंसीडर या रजिस्टर किया गया है वो कंटिन्यू हो सके, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिसेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर एक हेड ऑफिस है और कुछ ब्रांच ऑफिसेस हैं। अब इन हर एक ब्रांच ऑफिसेस का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहेगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन किस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस में फाइल की जाएगी वो इससे डिसाइड होता है। अब वो कैसे डिसाइड या किस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है या फिर आपका जो एजेंट है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। ठीक है। ऑफिशियल सील ऑफ रजिस्ट्री यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री जो है वो इशू करती है तो उस पे जो ऑफिशियल सील होती है रजिस्ट्रार की वो ज़रूरी होती है, क्योंकि वो एक तरीके का प्रूफ है ऑथेंटिसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क सेक्शन नंबर 6। ये हेड ऑफिस के अंदर मेंटेन होंगे, लेकिन इनका जो एक्सेस होता है वो सभी ब्रांच ऑफिसेज में अवेलेबल होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, रजिस्टर्ड मार्क्स, प्रोप्राइटर, असाइनमेंट एंड लिमिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ इसे इलेक्ट्रॉनिकली भी रखा जाता है, जैसे कि जो लोग हैं वो इस पब्लिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके। फिर नो एंट्री ऑफ ट्रस्ट परमिटेड, ये एक रूल है कि जो ट्रेडमार्क का रजिस्टर होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर का नाम ऐड होता है। अब अगर सपोज कोई ट्रेडमार्क जो है वो किसी ट्रस्ट के अंडर है तो भी जो ट्रस्ट का नाम होगा उसे प्रोप्राइटर की तरफ फाइल कर लिया जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा, लेकिन जो ट्रस्ट की डिटेल्स होती हैं उन्हें ऐड नहीं किया जाता। ठीक है। जो रजिस्टर को कंट्रोल और अपडेट करने की जिम्मेदारी होती है वो रजिस्ट्रार के ऊपर होती है, जिससे कि एक्यूरेसी बनी रहे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, सेक्शन 7 एंड 8। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर हर गुड्स और सर्विसेज को रजिस्टर करने के लिए इजी तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अब ये जो कैटेगराइजेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, नाइस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के ऊपर। नाइस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसे कौन मैनेज करता है, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टोटल 45 क्लासेस हैं, जिसमें से 1 to 34 क्लासेस जो हैं वो गुड्स से रिलेटेड है और 35 to 45 क्लासेस जो हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड है। और इस इंटरनेशनल सिस्टम को इंडिया के अंदर भी फॉलो किया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इस क्लासिफिकेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि किसी मार्क को क्लास 25 के अंदर रजिस्टर किया गया है, मतलब क्लोथिंग के अंदर रजिस्टर किया है, तो उस पर्टिकुलर मार्क को सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो उस क्लास के अंदर चीजें दी हुई हैं उसमें ही प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ डाउट रजिस्ट्रार डिसाइड्स द केस, कि अगर कोई नया गुड्स या नई सर्विसेज आती है जिसका क्लास डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है या कंफ्यूजन हो रही है, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, क्लास को डिसाइड करता है। फिर रजिस्ट्रार जो है पब्लिश करेगा अल्फाबेटिक इंडेक्स फॉर पब्लिक गाइडेंस। उसके बाद है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, सेक्शन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। ये इंश्योर करता है कि खाली सिर्फ जो डिस्टिंक्टिव और नॉन डिसेप्टिव मार्क्स हैं वही रजिस्टर हों, और जो ये डिसीजन होगा कि कोई भी मार्क को रजिस्टर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर मार्क के इनहेरेंट कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होगा, ना कि किसी और दूसरे मार्क्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सबसे पहला क्या है, मार्क लैकिंग डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब क्या है, कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ गुड्स या सर्विस जो होती है उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होता, जैसे कि पेन बेचने के लिए पेन वर्ड का यूज करना। ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। मतलब वैसे तो ये जो मार्क्स होते हैं वो रजिस्ट्रेबल नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या होता है, अलाउड इफ दे एक्वायर डिस्टिंक्टिवनेस थ्रू लॉन्ग यूज, मतलब जिसे हम सेकेंडरी मीनिंग बोलते हैं।
मतलब अगर लॉन्ग यूज की वजह से अब जो लोग हैं, आम जनता है, वो उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली उस ब्रांड के साथ कनेक्ट करने लगी है, तो उन्हें रजिस्टर किया जा सकता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव और इंडिकेटिव मार्क्स, मतलब ऐसे मार्क्स जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के पर्पस को, उसके ओरिजिन को, उसके नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। जैसे कि स्वीट्स बेचने के लिए स्वीट वर्ड का यूज करना, या फिर क्लीनिंग सर्विसेज के लिए क्विक क्लीन का यूज करना। अब ये भी रजिस्ट्रेबल नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर भी सेम एक्सेप्शन है। अगर सेकेंडरी मीनिंग अचीव कर लिया है, तो इन्हें भी रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमरी मार्क्स। ये मार्क्स वो है जो बिजनेस के अंदर कस्टमरी बन चुके हैं, मतलब ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी में फॉल करते हैं और इन्हें मोनोपोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अदर रिफ्यूजल्स। अब मार्क्स और भी कई बेसिस के ऊपर रिफ्यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि डिसेप्टिव या कंफ्यूजिंग नेचर के हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो मिसलीड हो सकता है और वो गलत प्रोडक्ट खरीद सकता है। फिर अगर कोई भी ऐसा मार्क है जो किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, या फिर ऑब्सीन या स्कैंडलस नेचर का है। फिर ऐसे कोई भी मार्क्स हैं जो कि एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 के अंदर प्रोहिबिटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम, या फिर नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग या यूएन के लोगों को यूज करना। तो अब ये जो चीजें हैं वो ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर नहीं की जा सकती। क्लियर है, नेक्स्ट है शेप रिस्ट्रिक्शन। शेप नॉट रजिस्ट्रेबल इफ इट रिजल्ट फ्रॉम नेचर ऑफ गुड। मतलब क्या हुआ कि ऐसे शेप जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है और उस पर्टिकुलर गुड्स के नेचर की वजह से है, जैसे बनाना चिप्स का शेप। उसके बाद है इज नेसेसरी फॉर टेक्निकल रिजल्ट। इसके अंदर वो शेप्स इंक्लूड होंगे जो सिर्फ इसलिए ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है वो सही से काम कर सके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गियर का डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट है एड सब्सटेंशियल वैल्यू टू गुड्स। मतलब यहाँ जो शेप है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक आर्टिस्टिक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जो कि डिजाइन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, ना कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, सेक्शन नंबर 11। अब ये वो ग्राउंड्स है जहां पर दो ट्रेडमार्क्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिफ्यूज किया जाता है, ना कि उसके इनहेरेंट कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मार्क्स, नॉट ऑन इनहेरेंट नेचर। ये प्रोटेक्ट करता है एग्जिस्टिंग रजिस्टर प्रोप्राइटर्स को और प्रिवेंट करता है कंफ्यूजन को। इसमें पॉइंट क्या है, सिमिलर और आइडेंटिकल मार्क्स रिफ्यूज्ड इफ, मतलब अगर कोई भी मार्क जो अब आप रजिस्टर करवाना चाहते हो वो एग्जिस्टिंग मार्क के सिमिलर या आइडेंटिकल नेचर का है, तो उसे रिफ्यूज कर दिया जाएगा इफ वो सेम या सिमिलर गुड्स के लिए है। और दूसरा लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन और एसोसिएशन इन पब्लिक माइंड। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वेल नोन मार्क्स। वेल नोन ट्रेडमार्क्स को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि इवन फॉर डिस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जा सकता है इफ अगर जो अर्लियर मार्क है वो इंडिया के अंदर वेल नोन है, या फिर जो लेटर मार्क है वो अर्लियर मार्क का अनफेयर एडवांटेज ले सकता है, या फिर अर्लियर मार्क के रेपुटेशन को हार्म पहुंचा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सोनी नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंडिया के अंदर एक वेल नोन ट्रेडमार्क है। अब अगर कोई और कंपनी सोनी नाम को सीमेंट की कंपनी के लिए भी रजिस्टर करवाने की कोशिश करेगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको सोनी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है उसका अनफेयर एडवांटेज लेना माना जाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन अंडर अदर लॉज। जो मार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हो उसका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाएगा इफ अगर वो वायलेट कर रहा होगा पासिंग ऑफ फॉर अनरजिस्टर्ड मार्क्स। मतलब कि जो मार्क है वो इतना ज्यादा सिमिलर है जो किसी अनरजिस्टर्ड मार्क के ओनर की गुडविल को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा है कॉपीराइट लॉ। मतलब कि कोई भी मार्क के अंदर आर्टिस्टिक वर्क इन्वॉल्व है जो किसी कॉपीराइट के ओनर के राइट्स का वायलेशन हो सकता है, तो इन दो केसेस में भी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेंट एंड एक्सेप्शंस। Registration may be allowed if earlier owner consents or registrar satisfied under ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। इसका मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन अलाउड हो सकता है इफ अगर जो एग्जिस्टिंग ओनर है मार्क का वो रिटर्न में आपको कंसेंट दे देता है नए मार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि इफ अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होते हैं अंडर
ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। अब इसका क्या मतलब हुआ, इफ अगर दोनों मार्क सेम टाइम पे ऑनेस्टली यूज हो रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, तो रजिस्ट्रार दोनों मार्क को रजिस्टर कर सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिटरमाइनिंग वेल नोन मार्क्स। मतलब रजिस्ट्रार क्या क्या चीजें कंसिडर करता है किसी मार्क को वेल नोन मार्क कंसिडर करने के लिए। रिकॉग्निशन अमंग रेलेवेंट पब्लिक, extent and duration of use या promotion, geographical spread, prior judicial या फिर registrar decision, successful enforcement history, and फिर है ग्लोबल रेपुटेशन ऑल्सो रिलेवेंट इवन इफ नॉट यूज्ड इन इंडिया। जो ट्रेडमार्क है उसके ग्लोबल रेपुटेशन को भी कंसिडर किया जाता है भले ही वो मार्क इंडिया में यूज ना हो रहा हो। इस कॉन्सेप्ट को ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड फेथ प्रोटेक्शन। मार्क रजिस्टर्ड या फिर यूज्ड हो रहा है गुड फेथ के अंदर, नॉट इनवैलिड मेयरली ड्यू टू सिमिलैरिटी। फिर कुछ और भी प्रोहिबिशंस होते हैं, जैसे कि केमिकल एलिमेंट्स के नाम को रजिस्टर नहीं किया जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर अगर आपको किसी भी लिविंग पर्सन के या फिर रिसेंटली डिसीज्ड पर्सन के नेम या फोटो को यूज करना है, तो आपको पहले उसका रिटन कंसेंट लेना होगा। ठीक है, अगर वो लिविंग है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का कंसेंट लेना होगा, या फिर अगर वो डिसीज्ड पर्सन है तो जो भी उसके लीगल हायरर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे कंसेंट लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट्स और सीरीज, जिसमें पहला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ मार्क्स कैन बी रजिस्टर्ड सेपरेटली। मतलब अगर एक मार्क के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स इन्वॉल्व है और वो दोनों वर्ड्स अपने आप में डिस्टिंक्टिव नेचर के हैं, तो उन्हें सेपरेटली रजिस्टर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू डार्ट कोरियर, तो ब्लू डार्ट वर्ड को अलग से रजिस्टर किया जा सकता है और कोरियर को अलग से रजिस्टर किया जा सकता है, और इवन उनका जो लोगो है उसे भी अलग से रजिस्टर किया जा सकता है। उसके बाद है सीरीज रजिस्ट्रेशन। मतलब जब एक ही ओनर कुछ थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि मैक चिकन, मैक पिज्जा, तो ये पूरी सीरीज को एक ही एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर किया जा सकता है। और उसके बाद है एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स, सिमिलर मार्क लिंक्ड टू अंडर वन ओनरशिप। मतलब जब एक ही प्रोप्राइटर, एक ही ओनर मिलते जुलते ट्रेडमार्क्स को मिलते जुलते गुड्स के लिए यूज कर रहा है, तो रजिस्ट्रार उसे एसोसिएटेड ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर कर देता है, जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्सक्लूसिव राइट अप्लाइज टू मार्क एज अ होल। मतलब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन उसके ओनर को ट्रेडमार्क को पूरी तरीके से यूज करने का एक एक्सक्लूसिव राइट देता है। ठीक है, फिर नो एक्सक्लूसिव राइट ओवर कॉमन और नॉन डिस्टिंक्टिव पार्ट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक ब्रांड का नाम है डिलीशियस नमकीन। अब अगर सपोज इस नाम के ऊपर उसे ट्रेडमार्क मिल गया है, तो डिलीशियस के ऊपर तो वो अपना एक्सक्लूसिव राइट यूज कर सकता है, बट नमकीन के ऊपर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नमकीन वर्ड जो है वो एक कॉमन वर्ड है और कॉमन वर्ड पे ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क है वो सिर्फ एक पार्ट पर ही अप्लाई होगा। अब यहाँ तक हमने रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशंस हैं वो सब अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और रीड करेंगे कि क्या प्रोसीजर है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने का। ठीक है, जो चैप्टर 3 सेक्शन 18 से लेके 26 में डिस्कस है। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 18। इस सेक्शन में दिया हुआ है कि कौन पर्सन जो है वो एप्लीकेंट बन सकता है, मतलब एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर ट्रस्ट जो ये क्लेम करती है कि उस पर्टिकुलर मार्क के वो प्रोप्राइटर हैं। अब प्रोप्राइटर मतलब जो उस पर्टिकुलर मार्क को यूज कर रहे हैं या फिर इंटेंशन रखते हैं यूज करने का, तो उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। ये सभी लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, वो जो एप्लीकेशन होगी वो रिटन एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट क्या है, सिंगल एप्लीकेशन जो है उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस कवर हो सकते हैं, लेकिन सेपरेट फीस लगती है हर एक क्लास के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर, और वो कहाँ पे और कैसे डिसाइड होगा, जो एप्लीकेंट का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उस हिसाब से। अगर
इंडिया में नहीं है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो एज पर द एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो डिसाइड की जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो कंडीशनली एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं विद रिटर्न रीजंस। उसके बाद सेक्शन है विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन नंबर 19। ये सेक्शन चेक एंड बैलेंस का सेक्शन है। मतलब ये रजिस्ट्रार को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है। कैसे? कि अगर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये रियलाइज हो या ये पता चले कि जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 के अंदर गलती से एक्सेप्ट कर ली गई है, तो वो उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है? एप्लीकेंट मस्ट बी हर्ड बिफोर विड्रॉल। विड्रॉल से पहले एप्लीकेंट को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 20, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस। एक बार जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद उस एप्लीकेशन को एडवर्टाइज किया जाता है ऑफिशियल ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर। अब ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या होता है? लोगों को, खासकर जो ट्रेडर्स हैं जो कोई मार्क को यूज कर रहे हैं या फिर मार्क उनका कोई रजिस्टर है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और अगर उन्हें लगता है कि जो ये नया मार्क रजिस्टर होने जा रहा है वो उनके मार्क से डिसेप्टिवली सिमिलर है, तो वो अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी एडवर्टाइज्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इफ सेक्शन 9 और 11 अप्लाइज और इन एक्सेप्शनल केसेस। मतलब क्या है इसका? कि अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि जो मार्क को रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है वो कंट्रोवर्शियल नेचर का है या किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है या सेक्शन 9 या 11 का पार्ट है, तो वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले भी पब्लिश करवा सकता है। अगर कोई भी तरीके का एरर करेक्ट किया जाता है या उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है एप्लीकेशन में, तो उसकी वजह से री एडवर्टाइजमेंट होगा और या फिर नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 21, अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या दिया हुआ है? कोई भी पर्सन या कंपनी जब भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है या री एडवर्टाइजमेंट हुआ है उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर अपोजिशन फाइल कर सकती है, और ये जो टाइम होता है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब से अपोजिशन का नोटिस मिलेगा तब से लेके एप्लीकेंट को 2 मंथ्स के अंदर काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होता है कि क्यों जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए या फिर क्यों जो अपोजिशन है वो गलत है। क्लियर है? अगर वो ये 2 मंथ्स के अंदर काउंटर स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो एप्लीकेशन को अबेंडन कंसिडर किया जाएगा। अब रजिस्ट्रार जो है वो डिसाइड करेगा कि रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना, अब विद कंडीशन करना है या विदाउट कंडीशन करना है। उसके बाद पॉइंट क्या है कि अगर अपोजिशन फाइल करने वाला कोई नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का नॉन रेसिडेंट है वो, तो उसे लिटिगेशन कॉस्ट के लिए एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी भी तरीके का करेक्शन है या अमेंडमेंट है प्लीडिंग के अंदर, तो वो अलाउड होता है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 22, करेक्शन एंड अमेंडमेंट। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रार जो है वो करेक्ट कर सकता है एरर्स को या अमेंडमेंट्स को अलाउ कर सकता है किसी भी टाइम पे बिफोर और आफ्टर एक्सेप्टेंस। पर इसमें कंडीशन होती है कि जो अमेंडमेंट है वो माइनर नेचर के होने चाहिए, जैसे कि एड्रेस चेंज करना है या ऐसे नेचर के होने चाहिए। अगर आप पूरे मार्क की आइडेंटिटी ही चेंज करना चाहते हो तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ मल्टी क्लास एप्लीकेशन रिटेन्स ओरिजिनल फाइलिंग डेट। मतलब सपोज आपने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसके अंदर 3 क्लासेस थे। अब अपोजिशन के टाइम पर किसी एक क्लास के ऊपर अपोजिशन रेज हुआ तो आप बाकी 2 जो क्लासेस के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उस एप्लीकेशन को 2 सेपरेट एप्लीकेशन में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये जो डिवाइडेड या डिविजनल एप्लीकेशन है इनकी जो डेट मानी जाएगी, मतलब जो फाइलिंग डेट होगी वो ओरिजिनल फाइलिंग डेट को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 23, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तब होता है जब विद इन टाइम कोई भी अपोजिशन नहीं आया या फिर जो अपोजिशन आया था वो एप्लीकेंट के फेवर में डिसाइड हुआ है। नेक्स्ट, मस्ट बी completed within
18 मंथ्स अनलेस डायरेक्टेड अदरवाइज। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसका एक गोल होता है कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो अगर कोई भी अपोजिशन फाइल नहीं हुई है तो पूरा प्रोसीजर 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इफेक्टिव डेट मानी जाएगी डेट ऑफ एप्लीकेशन, और जो रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट इशू होता है उसके ऊपर ऑफिशियल सील होगी उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिले ड्यू टू एप्लीकेंट फॉल में लीड टू अबेंडनमेंट। मतलब कि अगर बार बार जो एप्लीकेंट है वो गलती कर रहा है रिपीटेडली, तो रजिस्ट्रार जो है उसकी एप्लीकेशन को अबेंडन कर सकता है। ठीक है। रजिस्ट्रार जो है क्लरिकल अगर मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं तो उन्हें करेक्ट कर सकता है। फिर है सेक्शन नंबर 24, जॉइंटली ओन्ड ट्रेडमार्क। ये सेक्शन ये बताता है कि कब एक ट्रेडमार्क, एक मार्क के ऊपर दो या दो से ज्यादा प्रोप्राइटर हो सकते हैं। ठीक है। जॉइंट ओनरशिप नॉट अलाउड इफ यूज्ड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब समझते हैं कि इफ अगर दो पर्सन या दो कंपनी सेपरेटली अलग अलग एक ही मार्क को यूज कर रहे हैं और उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें जॉइंट प्रोप्राइटर की तरह रजिस्टर होने की परमिशन नहीं मिलती है। जॉइंट प्रोप्राइटर की तरह रजिस्टर तब हुआ जा सकता है जब दो लोगों के बीच में या दो कंपनी के बीच में जॉइंट कमर्शियल इंटरेस्ट हो। परमिटेड ओनली इफ यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओनर्स। मतलब सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और वो लोग किसी एक मार्क को बिजनेस के नाम पर यूज कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों ही जॉइंट प्रोप्राइटर कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि जो पर्टिकुलर मार्क है वो उनके जॉइंट बिजनेस का पार्ट है। ठीक है। और कनेक्टेड जॉइंटली इन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, दो अलग अलग कंपनीज जो एक दूसरे की जॉइंट वेंचर है या फिर एजेंट्स हैं, वो एक ही मार्क को किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूज करी हैं, तो यहाँ पर वो किसी कमर्शियल पर्पस से जुड़े हुए हैं, तो भी जो पर्टिकुलर कंपनीज होंगी वो जॉइंट प्रोप्राइटर हो सकते हैं। फिर है राइट्स ट्रीटेड एज इफ ओन्ड बाय अ सिंगल प्रोप्राइटर। उसके बाद है सेक्शन नंबर 25, ड्यूरेशन, रिन्यूअल एंड रेस्टोरेशन, जिसमें पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड होगा, और ये स्टार्ट कब से होगा, डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। ठीक है। और कितने बार भी आप इसे रिन्यू करवा सकते हो, और रिन्यू करवाने के लिए जो भी प्रोप्राइटर होता है उसे एप्लीकेशन और प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करना होता है। ठीक है। अगर वो ऐसा करने से फेल हो जाता है तो वो मार्क रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पास कुछ एक्स्ट्रा या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड होता है। मतलब कि एक्सपायरी डेट के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर सरचार्ज को पे करके उस मार्क को रिन्यू करवाने का उसके पास लास्ट चांस होता है। लेकिन अगर उसका जो एक ग्रेस पीरियड था 6 मंथ्स का वो भी खत्म हो जाता है और वो रिन्यू नहीं करवाता है ट्रेडमार्क को, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि जो एक्सपायरी डेट है उसके 1 साल के अंदर अंदर वो ट्रेडमार्क को रीस्टोर करने की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन उसे वैलिड ग्राउंड्स सबमिट करने होते हैं कि क्या रीजन था जिसकी वजह से उसने टाइम पे अपने मार्क को रिन्यू नहीं करवाया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26, इफेक्ट ऑफ रिमूवल। किसी भी मार्क को जब रिमूव किया जाता है उसे स्टिल 1 साल के लिए रजिस्टर में रखा जाता है, जिससे कि मार्केट में कोई कंफ्यूजन भी ना हो और जो भी उसका प्रोप्राइटर था उसे उसे रिस्टोर करने का मौका मिले। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मतलब ये 1 साल वाला रूल कब अप्लाई नहीं होगा, जब रिमूवल करने से 2 साल के पहले तक वो जो प्रोप्राइटर था उस मार्क का कोई भी तरीके का यूज नहीं कर रहा था, तो ये मान लिया जाता है कि उस मार्क की जो गुडविल है वो अब खत्म हो चुकी है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो नया मार्क है वो हटाए गए मार्क से कंप्लीटली या फिर सफिशिएंटली डिफरेंट है, जिससे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या डिसेप्शन मार्केट में नहीं होगा, तो उसका जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जा सकता है और उसे जल्द से जल्द कंप्लीट भी किया जा सकता है। उसके ऊपर ये जो 1 साल वाला रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4, सेक्शन 27 से लेके 36 तक, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहला सेक्शन दिया हुआ है 27, नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि नो वन कैन फाइल अ केस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब कि इस एक्ट के अंदर सिर्फ उसी पर्सन के पास राइट होता है कि वो इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस फाइल कर सकता है जिसने अपना
ट्रेडमार्क या मार्क को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया हो। अगर अनरजिस्टर्ड मार्क है तो वो इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कॉमन लॉ रेमेडी के अंदर जो पासिंग ऑफ की रेमेडी है वो स्टिल अवेलेबल होती है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए भी। अब ये पासिंग ऑफ क्या होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 28, राइट्स कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो भी एप्लीकेंट है उसे क्या राइट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिव राइट। जो भी पर्सन ने पर्टिकुलर मार्क को क्लास के अंदर रजिस्टर करवाया होगा उस क्लास के अंदर उस प्रोप्राइटर को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। मतलब सिर्फ वही पर्सन उस मार्क को उस कैटेगरी या उस क्लास के अंदर यूज कर सकता है, ठीक है। प्रोप्राइटर कैन सीक रिलीफ फॉर इन्फ्रिंजमेंट अंडर द एक्ट। अगर कोई भी और पर्सन इन्फ्रिंजमेंट करता है तो जो प्रोप्राइटर है वो रिलीफ के लिए केस फाइल कर सकता है। राइट सब्जेक्ट टू कंडीशन या लिमिटेशन इम्पोज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई कंडीशन या लिमिटेशंस लगाए होंगे तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद राइट्स मिलेंगे वो सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशंस होंगे। फिर इफ अगर दो सिमिलर मार्क्स रजिस्टर्ड है तो दोनों को ही इक्वल राइट्स मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 30, लिमिट्स ऑन इफेक्ट। नो इन्फ्रिंजमेंट इफ यूज इज ऑनेस्ट एंड फेयर टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई भी थर्ड पर्सन अपने गुड्स या फिर सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका एक फेयर या ऑनेस्ट यूज कर रहा है तो वो इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट काइंड, क्वालिटी, ओरिजिन एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी पर्सन ने स्वीट ये वर्ड को रजिस्टर करवा दिया है और उसे रजिस्ट्रेशन मतलब उसका हो चुका है। अब अगर किसी थर्ड पार्टी ने अपने मिठाई के पैकेजिंग पे ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज अ स्वीट प्रोडक्ट, तो ये इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वीट वर्ड यूज हुआ है वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन के लिए यूज हुआ है, ना कि ट्रेडमार्क के रूप में, ठीक है। फिर प्रोप्राइटर हैज कंसेंटेड। प्रोप्राइटर ने खुद से कंसेंट दिया है कि जो थर्ड पार्टी है वो इसे यूज कर सकती है तो भी इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर है यूज्ड फॉर कंपैटिबिलिटी या फिर स्पेयर पार्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कार पार्ट्स को बेचने वाली कंपनी एक टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करती है कि दीज पार्ट्स आर कंपेटेबल विथ मारुति कार्स, तो यहाँ पर ये जो मारुति वर्ड यूज किया है वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी बताने के लिए यूज किया है जो कि इस एक्ट के अंदर अलाउड है, ठीक है। एग्जॉशन प्रिंसिपल, लॉफुल सेल इज इक्वल टू नो इन्फ्रिंजमेंट अनलेस गुड्स अल्टर्ड। इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो इसे डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फर्स्ट सेल, इससे भी कंसिडर किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक ओनर ने पहली बार अपने गुड्स को लॉफुल तरीके से मार्केट में बेच दिया है तो वो उसकी रीसेल के ऊपर रोक नहीं लगा सकता अनलेस एंड अल्टिल उस रीसेलर ने या फिर रीसेल करते टाइम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे अल्टर कर दिया गया हो या उसकी क्वालिटी को खराब कर दिया गया हो। क्योंकि जब वो पहली बार मार्केट में अपने गुड्स को बेचता है लॉफुल तरीके से तो वहां उसके राइट्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 31 एंड 32, वैलिडिटी एंड एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। रजिस्ट्रेशन जो है वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है वैलिडिटी का, ठीक है। उसे इनवैलिडेट कंसिडर नहीं किया जा सकता मेरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस अनलेस प्रूवन। मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर मार्क को रद्द या कैंसिल करवाना चाहता है तो वो सिर्फ ये रीजन नहीं दे सकता कि ये जो मार्क है उसके अंदर कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद क्या है, इवन इफ इनिशियली नॉन डिस्टिंक्टिव remains valid if distinctiveness acquired through use before challenge। मतलब सेकेंडरी मीनिंग प्रिंसिपल। मतलब भले ही ऐसा है कि इनिशियली जो वो मार्क था उसमें कोई भी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं था लेकिन लॉन्ग और कंटिन्यूअस यूज के बाद अब जो पब्लिक है उस नाम को एक कंपनी के साथ कनेक्ट करने लगी है, जोड़ने लगी है, तो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है।
फिर है सेक्शन नंबर 33, एक्विएसेंस टॉलरेंस फॉर 5 years, मतलब इफ अर्लियर प्रोप्राइटर नोइंगली अलाउ लेटर मार्क यूज फॉर 5 continuous year ही लूजेस राइट टू चैलेंज इट, मतलब कि आपका मार्क जो है वो अब रजिस्टर हो चुका है। अब आप ये देखते हैं कि मार्केट में कोई थर्ड पर्सन भी है जो आपके जैसा मार्क यूज कर रहा है, लेकिन आप स्टिल कोई भी केस नहीं करते, 5 साल तक उसे वो यूज करने देते हैं, तो लॉ ये मानता है कि आपने उसे उस मार्क को यूज करने का कंसेंट दे दिया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, व्हेन लेटर रजिस्ट्रेशन डन इन बैड फेथ। अगर उस पर्सन ने वो रजिस्ट्रेशन बैड फेथ में किया है तो ये 5 साल वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर पहला वाला सिनेरियो है तो 5 साल के बाद आप ना उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकते हो, ना ही उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द या कैंसिल करवाने के लिए फाइल कर सकते हो। उसके बाद दिया हुआ है सेक्शन नंबर 34, प्रायर यूजर राइट्स, मतलब ये जो सेक्शन है वो फर्स्ट टू यूज को सुपीरियर मानता है कंपेयरिंग टू फर्स्ट टू रजिस्टर। ठीक है, अर्लियर बोनाफाइड यूजर ऑफ आइडेंटिकल या सिमिलर मार्क हैज बेटर राइट्स देन लेटर रजिस्ट्रेंट। एक एग्जांपल भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने एक मार्क को यूज करना स्टार्ट किया था 1990 से, लेकिन उन्होंने इसे रजिस्टर नहीं करवाया। बी ने उस मार्क को 2000 में रजिस्टर करवा दिया, तो लॉ के अकॉर्डिंग ए जो उसे पहले से यूज कर रहा था उसके राइट्स बी के कंपेयरिंग ज्यादा सुपीरियर होंगे। फिर क्या दिया हुआ है, यूज बिफोर रजिस्ट्रेशन गिव्स प्रोटेक्शन इवन अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। ये जो सेक्शन है वो पासिंग ऑफ एंड कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर है सेक्शन नंबर 36, जेनेरिक और कॉमन डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। इसमें पहला पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन नॉट इनवैलिड मेरली बिकॉज वर्ड बिकम जेनेरिक लेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है जेरोक्स। जेरोक्स वर्ड जो है जब रजिस्टर करवाया गया होगा तब वो जेनेरिक नेचर का नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज अब लोग फोटोकॉपिंग की जगह जेरोक्स वर्ड का यूज करने लगे हैं, सिर्फ इस रीजन से इसके रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट इफ प्रूवन दैट, लेकिन ये प्रूव हो जाता है कि वर्ड बिकम कॉमन इन ट्रेड, जो वर्ड है वो ट्रेड में कॉमन बन चुका है, या फिर फॉर्मली वो पेटेंटेड था लेकिन अब वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, तो इन दो केसेस में रजिस्ट्रेशन जो है वो या तो लिमिट हो जाएगा या तो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में। इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब होता है, जब कोई भी पर्सन अनऑथोराइज यूज करता है किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, जो ना ही उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, ना ही उसने उसे यूज करने के लिए परमिशन ली है, और वो उस वे में यूज कर रहा है कि जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है या फिर एसोसिएशन फील हो रहा है लोगों को। ठीक है, बेसिक कंडीशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट रीड करेंगे। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क जो है वो सेक्शन 29 में दिया हुआ है। हम इस सेक्शन को अभी डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंडीशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट, सेक्शन नंबर 29 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 3 तक। पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई भी पर्सन आइडेंटिकल या डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क को यूज कर रहा है सेम गुड्स या सर्विस के लिए, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, शूज बनाने की कंपनी का नाम है एडिडास। ठीक है, कोई भी पर्सन शूज बना रहा है और उसे सेल कर रहा है एडिबास नाम से, तो यहाँ पर सेम कैटेगरी के लिए वो यूज कर रहा है वर्ड, और जो नाम है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है और डिसिप्टिवली सिमिलर नेचर का है। उसके बाद क्या है कंडीशन, यूज कॉजेज कंफ्यूजन और लाइकलीहुड ऑफ एसोसिएशन, आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ मार्क्स गुड। मतलब अगर कोई भी ऐसा मार्क है जो ऐसा नेचर का है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, सोनी टीवी जो एक रजिस्टर्ड मार्क है, अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है गुड सोनी फ्रिज, तो ये
लाइकली है कि लोग इसे सोनी जो ये रजिस्टर्ड मार्क है उसके साथ एसोसिएट करे, या फिर ये मार्केट के अंदर जो ये नाम है वो कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो इस सिनेरियो में इसे इन्फ्रिंजमेंट कंसीडर किया जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? आइडेंटिकल मार्क प्लस आइडेंटिकल गुड्स या सर्विस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, जहां कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कंफ्यूजन को ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन टाटा टी इस ट्रेडमार्क का यूज टाटा टी के प्रोडक्ट के तरह के प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट को प्रूफ नहीं करना पड़ता। कोर्ट जो है वो मान लेती है कि इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। ठीक है, फिर है इन्फ्रिंजमेंट फॉर डिसिमिलर गुड्स या सर्विस, सेक्शन नंबर 29 क्लॉज 4। मतलब कब डिसिमिलर गुड्स या सर्विसेज के रिलेशन में भी इन्फ्रिंजमेंट कंसीडर किया जाता है। Even for unrelated goods or service, infringement occurs when जब रजिस्टर्ड मार्क जो है उसकी एक रेपुटेशन है इंडिया के अंदर, use is without due cause and it takes unfair advantage or harm reputation distinctiveness of the mark। मतलब इन शॉर्ट समझें तो जब कोई भी मार्क जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन उसका यूज किया जाता है डिसिमिलर गुड्स या सर्विसेज के लिए, तो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है ऐसा तब माना जाता है जब उस पर्टिकुलर मार्क की कोई रेपुटेशन थी इंडिया के अंदर, मतलब कि वो वेल नोन ट्रेडमार्क था। ठीक है, उसे विदाउट कोई भी लीगल या फिर एक रीजनेबल रीजन के यूज किया गया है, और वो सिर्फ इसलिए यूज किया गया है जिससे कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसके रेपुटेशन का अनफेयर एडवांटेज लिया जाए या फिर उसके रेपुटेशन को हार्म किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, इसे यूज करना क्लोथिंग या परफ्यूम के लिए जो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा एप्पल इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो कि रजिस्टर्ड है क्योंकि उस मार्क की इंडिया के अंदर एक पहचान है, रेप्यूटेशन है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं स्पेसिफिक एक्ट कंसीडर एज इन्फ्रिंजमेंट। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 29 क्लॉज 5 से लेके 7 तक हमें ये बताता है कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक एक्ट हैं जिन्हें इन्फ्रिंजमेंट कंसीडर किया जाता है ट्रेडमार्क का। कंडीशन क्या है? यूज ऑफ मार्क एज ट्रेड नेम और बिजनेस नेम, जैसे कि अमूल ट्रेडर को यूज करना फॉर फूड बिजनेसेस। उसके बाद कंडीशन क्या है? अफिक्सिंग मार्क ऑन गुड्स, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। मतलब आप सेल कर रहे हो या स्टॉक कर रहे हो गुड्स को विद फेक मार्क्स। अब अगर आप ऐसा स्टॉक करते हो फेक मार्क के प्रोडक्ट्स को, या फिर उन्हें एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हो, या फिर उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में यूज करते हो, तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अप्लाइंग मार्क ऑन लेबल, पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट विदाउट अथॉरिटी, मतलब कि आप प्रिंट कर रहे हो फेक नाइकी के लेबल को नोइंग इट्स अनऑथोराइज्ड, तो इसे भी इन्फ्रिंजमेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्रिंजमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एंड स्पोकन यूज, सेक्शन 29 क्लॉज 8 एंड क्लॉज 9। इसमें क्या दिया हुआ है? पहली कंडीशन है इन्फ्रिंजमेंट बाय एडवर्टाइजिंग व्हेन इट्स डिसऑनेस्ट, टेक्स अनफेयर एडवांटेज, हार्म डिस्टिंक्टिवनेस और डैमेज रेप्यूटेशन। मतलब जब कोई पर्सन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए किसी और पर्सन के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज करता है, तो उसके इन्फ्रिंजमेंट में क्या देखा जाता है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब अगर उसने उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की, या फिर उसके रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश की है, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इन्फ्रिंजमेंट में ऑकर बाय स्पोकन वर्ड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर फोनेटिक सिमिलैरिटीज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब जब मार्क को सुनने में इतना ज्यादा सिमिलर बनाया जाए कि जिसकी वजह से मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेइंग लक्स एज ब्रांड इन कमर्शियल विदाउट ऑथराइजेशन। मतलब अगर एक कंपनी, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक एडवर्टाइजमेंट में अपने ब्रांड को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि ये लक्स जैसा अच्छा साबुन है, तो यहाँ पर लक्स वर्ड पर फोकस देना इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पासिंग ऑफ के बारे में। पासिंग ऑफ जो है एक ओल्ड लीगल प्रिंसिपल है जो कमर्शियल ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? पासिंग ऑफ एक कॉमन लॉ रेमेडी है जो प्रोटेक्ट करती है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स को। कॉमन लॉ रेमेडी, इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसी स्टैट्यूट से नहीं आया बल्कि जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो वन शुड मिस रिप्रेजेंट देयर गुड्स और सर्विसेज एज दोज ऑफ अनदर। मतलब फोकस किस चीज के ऊपर है कि कोई भी ट्रेडर जनता को, पब्लिक को धोखा नहीं दे सकता कि उसका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किसी ब्रांड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पासिंग ऑफ का? प्रिवेंट करना मिस रिप्रेजेंटेशन और प्रोटेक्ट करना गुडविल ऑफ अ बिजनेस। इन्फ्रिंजमेंट की जैसे पासिंग ऑफ में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर किसी पर्सन को पासिंग ऑफ एक्शन का केस जीतना है तो प्लेंटिव को क्या क्या चीजें प्रूव करनी होगी? प्लेंटिव को सबसे पहले प्रूव करना होता है गुडविल और रेपुटेशन। मतलब उसे कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि जो नाम वो यूज कर रहा है उसकी बहुत सालों से एक पहचान है, एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। अब वो कैसे प्रूफ होगा? कितने पीरियड ऑफ टाइम से वो उसे यूज कर रहा है नाम को, उसके सेल्स की क्या वॉल्यूम है, क्या कस्टमर्स उसे उसके नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। इन सारी चीजों से ये प्रूफ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकेलिटी के अंदर श्री राम स्वीट्स करके एक शॉप है जो 50 सालों से वहां पर है। उसने अपने नाम को रजिस्टर नहीं करवाया लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस है। लोग उसे उसके नाम से जानते हैं, उसकी स्वीट्स की क्वालिटी से जानते हैं। तो वो अपनी गुडविल को ऐसे स्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन बाय डिफेंडेंट। मतलब डिफेंडेंट ने बैड फेथ में या नेग्लिजेंस के साथ आइडेंटिकल या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क को यूज किया है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं प्रूव करना है कि डिसेप्शन हुआ है, यहाँ पर आपको प्रूव करना होता है कि लाइकलीहुड है डिसेप्शन का। नेक्स्ट क्या है? डैमेज और लाइकलीहुड ऑफ डैमेज। यहाँ पर भी प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से उसके सेल्स को नुकसान पहुंचा है या फिर उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट में ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि डैमेजेस हुए हैं। अगर लाइकलीहुड ऑफ डैमेजेस भी प्रूव किए जाते हैं तो भी कोर्ट इसे मान लेती है। फिर अगर हम डिफरेंस समझें इन्फ्रिंजमेंट का और पासिंग ऑफ का, तो अगर सोर्स की बात करें, इन्फ्रिंजमेंट जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है और पासिंग ऑफ जो है वो कॉमन लॉ से आया है। इन्फ्रिंजमेंट के केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, पासिंग ऑफ के केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रूफ की बात करें तो इन्फ्रिंजमेंट के केस में अगर आपने मेयर सिमिलैरिटी को भी प्रूव कर दिया है तो वो इनफ होता है। बट पासिंग ऑफ के केस में आपको प्रूफ करना होता है गुडविल मिस रिप्रेजेंटेशन एंड डैमेजेस को। अब डिफेंस की बात करें तो ऑनेस्ट यूज एंड लिमिटेड एक्सेप्शंस जो हैं वो इसके डिफेंस हैं। पासिंग ऑफ में ऐसा कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा इफ डिसेप्शन जो है वो लाइकली है। तो उसके बाद रेमेडी की बात करें तो इन्फ्रिंजमेंट के केस में रेमेडी स्टैट्यूट के अंदर अवेलेबल होती है, वहीं पासिंग ऑफ के केस में जो रेमेडी है वो कोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम दो केसेस डिस्कस करते हैं जो कि लीडिंग केसेस हैं पासिंग ऑफ के। सबसे पहला केस है कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स। इस केस के अंदर कैडबरी इंडिया लिमिटेड जो है वो कैडबरी एक्लेयर्स के नाम से एक चॉकलेट बेचती थी और नीरज फूड प्रोडक्ट्स ने सेम पैकेजिंग के साथ, सेम कलर थीम के साथ, सब कुछ सेम एक चॉकलेट बेचना शुरू किया जिसका नाम उसने रखा एक्लेयर्स टॉफी। तो ये केस जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कैडबरी इंडिया के फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने क्या कहा कि एक्लेयर्स वर्ड का यूज करना, सेम पैकेजिंग, सेम कलर थीम का यूज करना, सेम डिजाइन यूज करना डिसिप्टिवली सिमिलर नेचर का है और इसकी वजह से जो कैडबरी ब्रांड है उसकी गुडविल को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट केस है एस सैयद मोहिदीन वर्सेस पी सुलोचना बाई। ये केस जो है वो मटन ब्रांड के रिलेटेड था जिसमें एक पार्टी ने नाम को रजिस्टर करवा दिया था और दूसरी पार्टी जो थी वो नाम को प्रायर यूज कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या जजमेंट दिया कि जो कॉमन लॉ राइट ऑफ पासिंग ऑफ है, मतलब जहां पे हमने ये देखा था कि अगर कोई भी पर्सन प्रायरली किसी चीज को यूज कर रहा है तो उसका राइट जो है वो सुपीरियर नेचर का होगा उससे जिसने उसे रजिस्टर करवाया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया कि कॉमन लॉ राइट ऑफ पासिंग ऑफ इज सुपीरियर टू स्टैट्यूटरी राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 12, सेक्शन 101 से 121। सेक्शन नंबर 103,
अप्लाइंग फॉल्स ट्रेडमार्क्स या डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर कोई पर्सन चीट करने के इंटेंशन से या फिर किसी भी चीज को छुपाने के इंटेंशन से किसी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर अप्लाई करता है या फिर गलत या झूठा डिस्क्रिप्शन ऐड करता है, तो उसे कितनी सजा हो सकती है? 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो एक्सटेंड हो सकता है 3 इयर्स तक, एंड फाइन लग सकता है 50,000 रुपीज का जो एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक। उसके बाद है सेक्शन नंबर 104। अगर कोई भी पर्सन किसी गुड्स या सर्विस को सेल कर रहा है विद फॉल्स मार्क, तो उसे पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स, लेकिन जो एक्सटेंड हो सकती है 3 इयर्स तक, और फाइन लग सकता है नॉट लेस देन 50,000 जो एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक। फिर है सेक्शन 107। अगर कोई पर्सन फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसे पेनल्टी लग सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 3 इयर्स का, और फाइन लग सकता है, और बोथ। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? अगर किसी भी नाम के ऊपर टीएम है, इसका मतलब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन स्टिल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अगर किसी के नाम के ऊपर ये सिंबल है, तो इसका मतलब जो नाम है वो रजिस्टर्ड है या जो मार्क है वो रजिस्टर्ड है। फिर है सेक्शन नंबर 108, फॉल्सली डिस्क्राइबिंग बिजनेस एज कनेक्टेड विद ट्रेडमार्क ऑफिस। अगर कोई भी पर्सन या फिर कंपनी अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के डिस्क्रिप्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करी है कि वो गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क ऑफिस से कनेक्टेड है, तो भी ये पनिशेबल है। पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 2 इयर्स। नेक्स्ट है सेक्शन 109, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रजिस्टर एंट्रीज। अगर कोई भी पर्सन धोखा देने के इरादे से गलत एंट्री करता है रजिस्टर के अंदर या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवाता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के लिए, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो एक्सटेंड हो सकती है 2 इयर्स के लिए, और फाइन और विद बोथ। फिर है सेक्शन 113, प्रोसीजर व्हेन रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी इज क्वेश्चन। जब रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्वेश्चन की जाती है या उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो कोर्ट जो है इस मैटर को रजिस्ट्रार को रेफर कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं रेमेडीज अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जिसमें सबसे पहले रीड करेंगे सेक्शन नंबर 134, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही इन पर्टिकुलर सूट्स की सुनवाई कर सकता है। क्या दिया हुआ है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब सेक्शन 29 के अंदर जो केस फाइल होते हैं वो, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी राइट इन अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर पासिंग ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल या डिसेप्टिबली सिमिलर मार्क्स। और जो सूट है वो फाइल हो सकता है वेयर दे रिसाइड, कैरी ऑन बिजनेस, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन। उसके बाद है सेक्शन नंबर 135, रिलीफ इन सूट्स फॉर इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। क्या रिलीफ मिल सकते हैं? कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है इंजंक्शन का या फिर डैमेजेस का और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट का। डिलीवरी अप, डिलीवरी अप का क्या मतलब है कि कोर्ट ऑर्डर पास करेगी डिफेंडेंट को कि जो भी मार्क वाला सामान है या फिर पैकेजिंग का मटेरियल है, जो भी है वो या तो कोर्ट को या तो प्लेंटिफ को लाकर वो डिलीवर कर दे। फिर डिस्ट्रक्शन का, कि जो भी मटेरियल है जो भी गुड्स है उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है। अब ये कुछ ट्रेडमार्क के फॉर्म्स हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। ये ट्रेडमार्क के फॉर्म्स का नाम दिया हुआ है और उसके आगे उसका यूज दिया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर एज सच कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म्स के नाम और उसके यूज की एक लिस्ट है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक नंबर 7, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन से। इसमें हम पूरे बैरक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन सबको रीड करेंगे और जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आईपीआर का वो पार्ट है जो किसी स्पेसिफिक एरिया के आइडेंटिटी एंड उसकी क्वालिटी को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर इसकी मीनिंग या कॉन्सेप्ट की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये इंडिकेट करता है कि जो पर्टिकुलर गुड है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री, रीजन और लोकेलिटी। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अल्फांसो मैंगोज। ये देखते ही हम तुरंत इसके ओरिजिन को रत्नागिरी महाराष्ट्र के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो गुड्स होते हैं वो पजेस करते हैं कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स,
क्वालिटी और रेपुटेशन जो लिंक्ड होती है उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन से। जैसे फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग की चाय, तो उसका जो अरोमा है, उसकी जो क्वालिटी है, वो दार्जिलिंग के जो एल्टीट्यूड पे वो उगाई जाती है या फिर उसका जो क्लाइमेट है उसकी वजह से आती है। ठीक है। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो फ्रांस जो था वो पहली ऐसी कंट्री था जिसने प्रोटेक्ट किया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को थ्रू एपिलेशन दी ओरिजिन कंट्रोल लॉ 1919। ये स्टार्टिंग में शैंपेन एंड पनीर जैसे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए लाया गया था। अब मेन तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो शैंपेन है वो सिर्फ शैंपेन रीजन में बनी हुई वाइन ही हो, ना कि किसी और जगह बनी हुई। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ टू इंश्योर दैट ओनली प्रोडक्ट ट्रूली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन कुड यूज दैट रीजनल नेम, जिससे कि जो कंज्यूमर है उन्हें डिसेप्शन से बचाया जा सके और साथ ही साथ जो जेन्युइन प्रोड्यूसर है उस पर्टिकुलर गुड्स के, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है लिस्बन एग्रीमेंट 1958। ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी है जिसने एपिलेशन ऑफ ओरिजिन, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप है, उसे प्रोटेक्शन दी थी। फिर आया ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसके अंदर आर्टिकल 22 से लेके 24 में इंट्रोड्यूस किया गया टर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को एट द ग्लोबल लेवल। अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स है, जिसमें पहला है इंडिकेशन ऑफ सोर्स, जो सिंपली ये देखेगा कि जो माल है, जो प्रोडक्ट है, वो कहाँ बनाया गया है, मतलब सिंपली आइडेंटिफाई करता है ओरिजिन को, उसकी क्वालिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मेड इन जापान। ठीक है। ये लीस्ट प्रोटेक्टेड होता है। दूसरा है एपिलेशन ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट्स क्वालिटी आर एसेंशियली ड्यू टू जियोग्राफी। ये सबसे स्ट्रिक्ट टाइप है जीआई का, जिसमें पर्टिकुलर गुड्स के हर एक प्रोसीजर के स्टेप को स्पेसिफिक एरिया में ही होना चाहिए। ठीक है। एक और टाइप है जिसे हम बोलेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसका क्या मतलब होगा, जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स का और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का कंबाइंड एफर्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग चाय, कांचीपुरम की सिल्क साड़ी। फिर है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। ये एक्ट इंडिया के अंदर 1999 में आया था और इसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। फोर्स में कब आया? 15 सितंबर 2003 में। इसके अंदर 9 चैप्टर्स एंड 87 सेक्शंस हैं। दार्जिलिंग टी जो थी वो पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन था जो कि रजिस्टर्ड हुआ था इंडिया के अंदर 2004-2005 में। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में दी हुई है। डेफिनेशन क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा इंडिकेशन है जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स को एज एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में, रीजन में या लोकेलिटी में, जहां पर क्वालिटी, रेपुटेशन और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन के साथ। उसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चर गुड्स की बात करें तो एटलीस्ट वन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन एक्टिविटी जो है उस पर्टिकुलर रीजन में होनी चाहिए। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल तिरुपति लड्डू हैं तो ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। अब इसके जो पूरा बनाने का प्रोसेस है उसकी एक एक्टिविटी या तो प्रोडक्शन या प्रोसेस या प्रिपरेशन जो है वो तिरुपति में ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है स्कोप ऑफ गुड्स कवर्ड। जीआई एक्ट के अंदर वाइड रेंज ऑफ गुड्स जो है वो कवर होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करें तो नागपुर के ऑरेंजेस, अल्फांसो मैंगोज। फिर नेचुरल गुड्स की बात करें तो मकराना मार्बल। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल। फिर हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, कश्मीर की शॉल या फिर चंदेरी फैब्रिक। फिर इंक्लूड होगा इसके अंदर फूड स्टफ। फूड स्टफ में क्या आएगा? जैसे कि उड़ीसा का रसगुल्ला। अब जीआई के की फीचर्स क्या हैं कि ये कलेक्टिव होता है नेचर में, नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कभी भी एक सिंगल प्रोप्राइटर नहीं होगा, हमेशा एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी राइट।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ट्रांसफर, सेल या फिर मॉर्गेज नहीं रखा जा सकता। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक एक्सक्लूसिव लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल है फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स ऑन रेसिप्रोसिटी। मतलब कि अगर फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया के जीआई को प्रोटेक्शन दी गई है तो इंडिया के अंदर फॉरेन के जीआई को प्रोटेक्शन दी जाएगी, जैसे इंडिया में स्कॉश विस्की को प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद डिस्कस करेंगे रजिस्टर एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से लेके 10 में डिस्कस किया हुआ है। पहले डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन नंबर 3, जिसमें क्या दिया हुआ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है वो एक्ट करता है एज ए रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। रजिस्ट्रार जो है वो डेलीगेट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है केसेस को अमॉन्ग सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। फिर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सेक्शन नंबर 5। ये एक्ट स्टैब्लिश करता है एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री को। इसका जो हेड ऑफिस होगा वो लोकेटेड होगा एट अ प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ब्रांच ऑफिसेस जो हैं वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं फॉर कन्वीनियंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्री का अपना खुद का एक ऑफिशियल सील होगा। और अगर रीसेंट अपडेट्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेन्नई को हेड ऑफिस की तरह नोटिफाई किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री के लिए। फिर रजिस्टर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन नंबर 6। रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाएगा हेड ऑफिस के अंदर, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड ऑथोराइज्ड यूजर्स, और सारी डिटेल्स इंक्लूड होंगी एक रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की। ट्रस्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे और ना ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे इन दी रजिस्टर। मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जो ओनर है वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं या फिर कोई लीगल अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट को इस एक्ट के अंदर एज अ प्रोप्राइटर रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है। फिर है डिवीजन ऑफ रजिस्टर सेक्शन नंबर 7, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कंटेन होगा डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब इसमें क्या क्या आएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का नाम, उसके ओनर का नाम, फिर ज्योग्राफिकल एरिया का नाम, ठीक है, और क्या आ सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। वो सारी डिटेल्स पार्ट ए में इंक्लूड होती है। पार्ट बी में दिया हुआ है कंटेंट डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड यूजर्स। इस पार्ट के अंदर वो सभी ऑथोराइज्ड यूजर का नाम और एड्रेस होगा जिन्हें, जो भी प्रोप्राइटर हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर जीआई मार्क को यूज करने के लिए ऑफिशियल परमिशन दी है। ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड एरिया सेक्शन नंबर 8। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैन बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स का क्या मतलब है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक गुड्स के लिए होगा जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से संबंधित हो, कनेक्टेड हो। जैसे कि बासमती का रजिस्ट्रेशन सिर्फ राइस के लिए होगा, ठीक है, एंड डेफिनाइट टेरिटरी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो ज्योग्राफिकल एरिया जिसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को क्लेम किया जा रहा है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। फिर क्या है, गुड्स आर क्लासिफाइड एज पर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। रजिस्ट्रार जो है वो पब्लिश कर सकता है अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स फॉर रेफरेंस। अगर इन केस कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कि जो पर्टिकुलर गुड है वो किस क्लास में फॉल करेगा, या फिर टेरिटरी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो डिसाइड करेगा रजिस्ट्रार और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर नहीं किया जाएगा इफ अगर उसका यूज जो है वो लाइकली टू डिसीव या फिर कॉज कर सकता है कंफ्यूजन को। जैसे कि कोई भी मार्क जो है वो बना दिल्ली में है लेकिन वो रजिस्टर करवाया जा रहा है लखनऊ जरदोशी के नाम से, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, it is contrary to law और public morality. It contains scandalous और obscene matter, या फिर वो hurt कर रहा है religious susceptibilities of any section of citizen. अब
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक नेम्स दैट हैव लॉस्ट डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब अगर सपोज करो जनरली हर एक लंबे चावल को बासमती नाम से ही बुलाया जाता है, तो अब वो एक जेनेरिक नाम हो गया है और इस सेक्शन के अंदर जेनेरिक नाम को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। फिर है, इट गिव्स फॉल्स इंप्रेशन ऑफ ओरिजिन इवन दो लिटरली ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक सिटी है, सिटी का नाम है ए, जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए फेमस थी, पर अब वो प्रोडक्ट इस सिटी के अंदर नहीं बनता। स्टिल अगर मैं उस प्रोडक्ट को सिटी ए के नाम से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्टर करवाने की कोशिश करती हूँ, तो वो सच होते हुए भी झूठ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 10, होमोनिमस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंट रीजन शेयर करते हैं सिमिलर और आइडेंटिकल नेम्स। मतलब कि जब दो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर सेम या फिर आइडेंटिकल नेम से दो अलग अलग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं होमोनिमस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैसूर सिल्क, ये कर्नाटका के अंदर फेमस है, और मैसूर कॉफी ये नीलगिरी के हिल्स में फेमस है। तो ये दोनों ही नाम सेम है, लेकिन डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं। अब अगर इनके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्हें रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि दोनों प्रोडक्ट इतने अलग अलग होने चाहिए कि कंज्यूमर्स के बीच में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, और दूसरा दोनों ही प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स होंगे उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और रजिस्ट्रार जो है वो कुछ कंडीशंस के साथ दोनों ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को रजिस्टर कर सकता है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट की लेबलिंग होगी उस पे क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में सिटी का या रीजन का नाम लिखना होगा, जिससे कि कंज्यूमर्स जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाए और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर एंड ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 11 से लेके 19 में डिस्कस है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 जो है वो ये बताता है कि कौन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और उस एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो कौन अप्लाई करेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई अथॉरिटी जो रिप्रेजेंट करी है प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को। जैसे दार्जिलिंग टी के केस में दार्जिलिंग टी एसोसिएशन ने एप्लीकेशन को फाइल किया था। उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो प्रूव दैट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आइडेंटिफाई द गुड्स विद स्पेशल क्वालिटीज और रेपुटेशन ड्यू टू ज्योग्राफी। और ये प्रूव कैसे होगा, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक डेटा से, कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन इस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से है। नेक्स्ट क्या इंक्लूड होना चाहिए एप्लीकेशन में, क्लास ऑफ गुड्स, ज्योग्राफिकल मैप जिसके अंदर क्लियरली जो भी टेरिटरी है उसे दिखाया गया हो। उसके बाद अपीयरेंस, मतलब अगर वो वर्ड में है तो वर्ड लिखा होना चाहिए, लोगो में है तो वो लिखा होना चाहिए, और अगर दोनों है तो दोनों मेंशन किया हुआ होना चाहिए। लिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स टू बी रजिस्टर्ड इनिशियली, जिससे कि उन्हें जो पार्ट बी में अपन ने ऑथोराइज्ड यूजर की लिस्ट देखी थी उसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। फिर सिंगल एप्लीकेशन कैन कवर मल्टीपल क्लासेस ऑफ गुड्स विद सेपरेट फीस। नेक्स्ट है, इसे फाइल किया जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस में ऑफ अ रेलिवेंट रीजन। रजिस्ट्रार जो है वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें राइटिंग में जो भी रीजंस होंगे उन्हें रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। एक बार जब रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उस एप्लीकेशन को एडवर्टाइज किया जाएगा ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के जर्नल के अंदर, जिससे कि जो पब्लिक है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सके। इफ अगर कोई भी एरर या अमेंडमेंट ऑकर हुआ है इस स्टेज पे, तो रजिस्ट्रार जो है उसे करेक्ट करवाने के बाद वापस से उस एप्लीकेशन को री एडवर्टाइज करेंगे या फिर नोटिफाई करेंगे जो भी करेक्शन किए गए हैं उन्हें सेपरेटली। उसके बाद है सेक्शन नंबर 14, अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन एडवर्टाइजमेंट करने के डेट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपोजिशन को फाइल कर सकता है। अब इस टाइम पीरियड को 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है GIO इस फॉर्म को
सबमिट करके। अब अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो रजिस्ट्रार एक कॉपी जो होगा अपोजिशन का उसे एप्लीकेंट को सेंड करेगा। एप्लीकेंट को अपना काउंटर स्टेटमेंट 2 मंथ्स के अंदर अंदर सबमिट करना है। दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस को सबमिट करेगी और रिक्वेस्ट करेगी हियरिंग के लिए। रजिस्ट्रार जो है दोनों साइड्स को सुनने के बाद मैटर को डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर सेक्शन 15 की बात करें तो करेक्शन एंड अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ है। अगर कोई भी छोटी मोटी गलती होती है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते टाइम क्लैरिकल एरर है, तो रजिस्ट्रार जो है अलाउ करेगा करेक्शन या फिर अमेंडमेंट किसी भी स्टेज पे बिफोर और आफ्टर एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ अ सिंगल एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वंस द ओरिजिनल फाइलिंग डेट अप्लाइज टू ऑल। ये हमने ट्रेडमार्क में भी समझा था कि इफ अगर एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी वो 3 क्लासेस के लिए फाइल हुई, अब अपोजिशन सिर्फ एक क्लास के लिए आया, तो जो एप्लीकेंट था उसने बची हुई 2 क्लासेस की जो एप्लीकेशन थी उन्हें सेपरेट कर दिया, तो दोनों के ऊपर जो डेट है वो कौन सी अप्लाई होगी, ओरिजिनल फाइलिंग डेट वाली डेट। उसके बाद है सेक्शन नंबर 16 रजिस्ट्रेशन। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है एंड कोई भी अपोजिशन फाइल नहीं होता है, इफ अगर अपोजिशन फाइल हुआ भी था तो उसका डिसीजन एप्लीकेंट के फेवर में आ जाता है, तो रजिस्ट्रार जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर कर लेगा और साथ ही साथ ऑथोराइज्ड यूजर को भी। रजिस्ट्रेशन की डेट कौन सी मानी जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग दी एप्लीकेशन। रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का दोनों को, प्रोप्राइटर को और ऑथोराइज्ड यूजर को। इफ अगर एप्लीकेंट की वजह से बार बार डिले हो रहा है और वो डिले 12 मंथ से ज्यादा हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन को कंप्लीट होने में 12 महीने से ज्यादा लग रहे हैं और वो भी एप्लीकेंट की गलती की वजह से, तो एप्लीकेशन को अबेंडन ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 18 ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल। वैलिडिटी कितनी होती है रजिस्ट्रेशन की, 10 साल के लिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से इसे काउंट किया जाता है। रिन्यूअल की बात करें तो इसे रिन्यू करवाया जा सकता है हर 10 साल बाद ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। इफ अगर रिन्यू नहीं करवाया गया तो जोग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर फीस नहीं भरने की वजह से जोग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर में से रिमूव कर दिया गया है, तो प्रोप्राइटर के पास उसे रीस्टोर करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब से उसे रिमूव किया गया है तब से 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे रीस्टोर किया जा सकता है सरचार्ज पे करने के बाद, या फिर विद इन 1 ईयर अगर वो जस्टिफाई कर दे कि वो क्यों फीस पे नहीं कर पाया था। ऑथराइज्ड यूजर का जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड हो जाएगा विद एक्सपायरी ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, या फिर 10 साल के बाद विच एवर इज अर्लियर। इससे क्या होता है कि एक अश्योरेंस मिलती है कि हर 10 साल बाद जो ऑथराइज्ड यूजर की लिस्ट है वो अपडेट होगी। फिर है सेक्शन नंबर 19 इफेक्ट ऑफ रिमूवल। इवन आफ्टर रिमूवल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसे रजिस्टर के अंदर रखा जाता है 1 साल के लिए टू प्रिवेंट डिसेप्टिव री रजिस्ट्रेशन बाय अदर्स। लेकिन ये जो 1 साल वाला प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा इफ अगर जो रिमूव्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन था वो रिमूव होने से पहले 2 साल यूज ही नहीं किया गया था, या फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो नए रजिस्ट्रेशन को अलाउड कर दिया जाता है। ठीक है, अब रीड करते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 20 से लेके 24 में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 21 राइट्स कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट आते ही जो प्रोप्राइटर या ऑथराइज्ड यूजर हैं वो इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट लीगल रिलीफ के लिए केस फाइल कर सकते हैं। जो भी ऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं उस स्पेसिफिक गुड्स के, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है उसे यूज करने का। मतलब फॉर एग्जांपल इफ अगर मैसूर सिल्क जो है वो रजिस्टर्ड है, तो मैसूर के बाहर का कोई भी पर्सन या फिर ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड यूजर नहीं है वो इस जोग्राफिकल इंडिकेशन को यूज नहीं कर सकता। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ अगर मल्टीपल ऑथराइज्ड यूजर हैं एक सिमिलर जोग्राफिकल इंडिकेशन के तो सबके इक्वल राइट्स होंगे। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन नंबर 22, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन को इन्फ्रिंज कर दिया गया है ऐसा माना जाएगा इफ अ पर्सन जो कि ऑथराइज्ड नहीं है
उसे यूज कर रहा है टू मिसलीड अदर अबाउट ट्रू ओरिजिन ऑफ गुड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं नागपुर में ऑरेंजेस को ग्रो करूं और उन्हें रत्नागिरी के अल्फांसो मैंगो के मार्क के रूप में सेल करूं, तो यहाँ पर मैं ट्रू ओरिजिन ऑफ गुड्स को मिसलीड कर रही हूँ। उसके बाद है इंगेज इन अनफेयर कंपटीशन। जो भी अनऑथराइज पर्सन है वो अनफेयर कंपटीशन में इंगेज हो रहा है, लाइक पासिंग ऑफ या फॉल्स क्लेम। उसके बाद वो यूज कर रहा है अनदर जोग्राफिकल इंडिकेशन को इन अ वे दैट फॉल्सली रिप्रेजेंट गुड्स ओरिजिन। मतलब कि कर्नाटका के अंदर बनी गई शॉल को मैं ये बोल के रिप्रेजेंट करी हूँ कि ये कश्मीर के अंदर बनाई गई शॉल है, तो ये भी एक तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है गुड्स के ओरिजिन का। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है कुछ गुड्स को फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इवन यूजिंग वर्ड्स लाइक स्टाइल, काइंड, इमिटेशन फॉर सच गुड्स कैन बी इन्फ्रिंजमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल शैम्पेन, लाइक स्पार्कलिंग वाटर, अगर कोई ऐसे भी यूज कर रहा है तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। However, if someone lawfully buys geographical identified goods, they can resell or repackage them unless the goods condition is impaired। ऐसा ही कुछ सेम प्रोविजन हमने ट्रेडमार्क में भी रीड किया था, जिसका नाम था डॉक्टराइन ऑफ एग्जॉशन या फिर डॉक्टराइन ऑफ फर्स्ट सेल। मतलब क्या है कि जब जेन्युइन जोग्राफिकल आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर बिक जाता है, तो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के जो राइट्स होते हैं वहां एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो दूसरा पर्सन है जिसने लॉफुली उस प्रोडक्ट को खरीदा है वो उसे रीसेल कर सकता है, रीपैकेज कर सकता है, अनलेस गुड्स के कंडीशंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई हो। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन एज प्राइमा फेसी एविडेंस, सेक्शन नंबर 23। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो वैलिडिटी के लिए कोर्ट के अंदर प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। कोई भी जरूरत नहीं होती है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करने की। फिर क्या दिया हुआ है, बट इट डज नॉट अफेक्ट राइट्स रिलेटेड टू अनरजिस्टर्ड जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, पासिंग ऑफ स्टिल पॉसिबल। मतलब अगर अनरजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन का केस है तो कॉमन रेमेडी के अंदर पासिंग ऑफ का केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर गुडविल और रेपुटेशन को प्रूव करना पड़ता है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, सेक्शन नंबर 24। ये हमने इंट्रोडक्शन में ही रीड किया था कि जोग्राफिकल इंडिकेशन को ना ही बेचा जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही लाइसेंस और ना ही मॉर्गेज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी या फिर रीजन को बिलोंग करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। अगर किसी ऑथराइज्ड यूजर की डेथ हो जाती है तो जो भी राइट्स होते हैं वो लीगल सक्सेसर को पास कर दिए जाते हैं। उसके बाद रीड करते हैं रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द रजिस्टर, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 तक डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 27, पावर टू कैंसिल और वेरी रजिस्ट्रेशन। एनी पर्सन एग्रीव्ड, मतलब कोई भी एग्रीव पर्सन इसमें कौन होगा, जो उस जोग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रेशन के कंटिन्यू रहने से लॉस या फिर डैमेज उठा रहा है, या फिर उसे ऑथराइज्ड यूजर बनने से मना कर दिया गया है, तो वो अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में और the registrar to cancel or vary the registration of geographical indication or authorized user। रेटिफाई कर सकता है एरर को और ओमिशन को इन दी रजिस्टर। रजिस्ट्रार या फिर कोर्ट जो है वो स्यूमोटो भी एक्शन ले सकते हैं इफ अगर उन्हें किसी भी जोग्राफिकल इंडिकेशन की वैलिडिटी के ऊपर या फिर रजिस्टर की एंट्री के ऊपर डाउट है, लेकिन पहले नोटिस देना जरूरी है। जो भी ऑर्डर हाईकोर्ट लेगा उसे कम्युनिकेट करना जरूरी है रजिस्ट्रार को, जिससे कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्शन कर सके रजिस्टर के अंदर। फिर है सेक्शन नंबर 28, करेक्शन ऑफ रजिस्टर। रजिस्ट्रार जो है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर या फिर ऑथोराइज्ड यूजर करेक्ट कर सकता है कोई भी एरर, या एंटर कर सकता है कोई भी चेंजेस इन नेम, एड्रेस या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोप्राइटर और ऑथराइज्ड यूजर। कैंसिल कर सकता है एंट्री ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन फ्रॉम द रजिस्टर। स्ट्राइक आउट कर सकता है गुड्स और क्लासेस ऑफ गुड्स नो लॉन्गर रेलेवेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन लिया गया था क्लास 25, 29 और
30 में। और अब क्लास 25 जो है वो इररेलेवेंट हो गई है, तो जो रजिस्ट्रार है वो इसको रिमूव कर देगा, स्ट्राइक आउट कर देगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 29, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन। द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर में अप्लाई फॉर लीव टू ऐड और अल्टर द जोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब सपोज जो कोल्हापुरी चप्पल है, उनके जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं वो चाहते हैं कि अब उनके नाम के साथ साथ एक चप्पल का लोगो भी ऐड हो, तो वो अल्टरेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। ये जो अल्टरेशन है वो तभी परमिट होगा जब वो सब्सटेंशियली अफेक्ट ना कर रहा हो आइडेंटिटी ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब छोटे मोटे चेंजेस हैं, अल्टरेशन है तो वो चलता है। अगर कोई ऐसा अल्टरेशन है जो सीधे सीधे आइडेंटिटी को ही अफेक्ट कर देगा तो वो अलाउड नहीं होता। रजिस्ट्रार जो है वो या तो ग्रांट कर सकता है अल्टरेशन या रिफ्यूज कर सकता है, और या फिर वो सूटेबल टर्म्स एंड लिमिटेशंस को इम्पोज कर सकता है। यहाँ पर लीव का मतलब परमिशन से है। फिर है एप्लीकेशन जो है उसे वापस से एडवर्टाइज किया जाएगा एंड ऑब्जेक्शंस कैन बी फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। फिर दोनों ही पार्टीज को सुनने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली, इन केस अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो। एक बार अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है तो जो अल्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो वापस से एडवर्टाइज किया जाएगा अनलेस ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपील। चैप्टर नंबर 7 सेक्शन 31 से लेके 35 में डिस्कस्ड है। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 31, अपील टू द हाई कोर्ट। कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। टाइम लिमिट क्या है? जब भी डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर है तब से 3 मंथ्स। फिर प्रोसीजर क्या होगा फॉर रेटिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट? सेक्शन नंबर 34 में दिया हुआ है। हाई कोर्ट जो है वो कम्युनिकेट करती है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स और जजमेंट को टू दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार अमेंड करेगा या रेटिफाई कर सकता है रजिस्टर को, जैसे कि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया होगा वैसे। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर कोड। चैप्टर नंबर 8 सेक्शन 37 से लेके 54 में डिस्कस्ड है। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 38, फॉल्सिफाइंग और फॉल्सली अप्लाइंग अ जोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब जब कोई पर्सन बिना परमिशन के रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टिक करता है, अप्लाई करता है और उसे फॉल्सली यूज करता है, तो उसे ट्रीट किया जाता है एज अ फॉल्स जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसमें बर्डन जो है वो अक्यूज के ऊपर आ जाता है कि उसे कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है कि उसने प्रोप्राइटर से कंसेंट लिया था इसे यूज करने का। इन केस अगर वो इसे प्रूफ नहीं कर पाता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 39, फॉल्सिफाइंग जोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब नकली जोग्राफिकल इंडिकेशन के मार्क्स बनाना, जैसे कि दार्जिलिंग टी के नकली स्टैम्प्स बनाना। फिर फॉल्स इंडिकेशन ऑफ ओरिजिन, कर्नाटका में बनी शॉल को कश्मीर में बनी शॉल बनाकर बेचना। और possessing इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉल्सिफाइंग, नकली जोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क्स बनाने का सामान पजेस करना। इन तीनों केसेस में पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल के लिए, एंड फाइन लग सकता है नॉट लेस देन 50,000, जो एक्सटेंड हो सकता है 2 lakhs के लिए। उसके बाद है सेक्शन नंबर 40, सेलिंग एंड पजेसिंग गुड्स विद फॉल्स जोग्राफिकल इंडिकेशन। आप सेल कर रहे हो, पजेस कर रहे हो ऐसे गुड्स जिनके ऊपर फॉल्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज किया हुआ है, तो सेम जो ये सेक्शन के अंदर पनिशमेंट थी वही पनिशमेंट लगेगी। उसके बाद है 41, सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो इम्प्रीजनमेंट हो सकती है नॉट लेस देन 1 ईयर, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 years के लिए, और फाइन लग सकता है नॉट लेस देन 1 lakh, जो एक्सटेंड हो सकता है 2 lakhs के लिए। फिर है सेक्शन नंबर 42, फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग जोग्राफिकल इंडिकेशन एज रजिस्टर्ड। मतलब अगर कोई भी पर्सन आर वर्ड का यूज कर रहा है या फिर रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पेनल्टी लग सकती है। जो भी उसकी कंपनी का टर्नओवर है उसका 0.5% या फिर 5 लाख, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 50, कॉग्निजेंस एंड पावर ऑफ पुलिस। तो जो ऑफेंस है जो हमने आगे पढ़े वो सब कॉग्निजेबल हैं और वहां पर सर्च और सीजर जो है वो अलाउड होता है। सेक्शन नंबर 52, लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। जब भी ऑफेंस हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही केस फाइल किया जा सकता है, या फिर जब भी डिस्कवरी हुई है किसी भी ऑफेंस की उसके 2 साल के अंदर अंदर केस को फाइल किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा
टॉपिक 6 और टॉपिक 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अब ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर कोई भी डाउट ना हो। स्टिल कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 8, 9 एंड 10, वो हम सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे ये यूनिट कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। वो वीडियो भी जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड share with your friends. Do subscribe to Vidali Academy and hit the bell icon to never miss an update. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. Till then, take care and study well.